अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 का लेक्चर 35 एंड द लेक्चर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हम इसे शॉर्टली जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा इजी सा है और हम पहले सारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? वन सेकेंड। लॉन्ग टर्म मेमोरी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 34 में भी इसके बारे में कि क्या होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम लेक्चर 35 में देखेंगे और 36 में भी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही कैरी करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी टू बेसिक कैटेगरीज होती हैं। एक तो वर्किंग मेमोरी हो गया जो कि एक ब्रीफ और इमीडिएट मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे हम देखा कि हम करंटली जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं वो वर्किंग मेमोरी में हो रही होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी एक लार्ज कैपेसिटी है जिसके अंदर आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई होती है लार्ज कैपेसिटी में। जैसे एक पर्सन आके चेयर पर बैठा है स्कूल, तो उसे याद है कि आई रिमेम्बर भाई, वो कहता है कि मुझे 10 साल पहले मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, मुझे ये भी याद है, फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट किया 1 साल पहले, उसके बाद लास्ट वीक जो है वो मैं फुटबॉल गेम खेलने के लिए गया, और कल मैं अभी अपने कपड़ों की शॉपिंग करके आया हूँ और 5 मिनट पहले मैं चलकर क्लास में आया हूँ। ठीक है, और करंट सिचुएशन क्या है कि मैं इस वक्त चेयर पर बैठा हुआ हूँ। तो 30 सेकेंड्स के पहले किसी चीज याद है जो वो STM होगी कि जो आई जस्ट सेट डाउन। बट जो 30 सेकेंड्स के पीछे वाली है, 5 मिनट की, यस्टरडे की, लास्ट वीक की, 1 ईयर अगो की और 10 years अगो की, ये LTM में आएंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, इमोशंस, हर किस्म के जो भी रूल्स एंड जजमेंट हम फैसले करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस हो रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिवाइड किया गया है सिमेंटिक मेमोरी में, प्रोसीजरल मेमोरी में, एंड एपिसोडिक मेमोरी में। इनको अगर हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। शॉर्टली देखते हैं कि सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, जिसके अंदर हमारे माइंड में जो भी नॉलेज होता है या जो भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वर्ड्स की बेस पे। और प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, जो हम बकायदा रिहर्स करके कुछ या प्रैक्टिकली सीखते हैं अपनी लाइफ में। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जिसमें हमारी लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, ट्रेवल बैकवर्ड इन सब्जेक्टिव टाइम, मतलब जो भी हमारी लाइफ की एपिसोड्स गुजरी होती हैं, हमें कुछ ना कुछ चीजें वहां से याद होती हैं। अब वो 10 years अगो की भी हो सकती हैं या 10 minutes अगो की भी हो सकती हैं। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात की है, बहुत बात की है। इट इज विद द नॉलेज दैट मेमोरीज जो कि एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है। अब देखना ये है कि ये एक चीज तो ये कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो अक्वायर करती है मेमोरीज को, लेकिन ये किस तरह से रिमेन अपने माइंड के अंदर रखती कैसे है इतना अरसा तक एक चीज को। तो ये इनकोडिंग के जरिए होता है, रिट्रीवल के जरिए होता है। और इनकोडिंग क्या होती है कि हम इंफॉर्मेशन को जो इनिशियली एक्वायर करते हैं, ठीक है, किसी भी को इनकोडिंग के जरिए इंफॉर्मेशन को इम्बेड करते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है, डिफरेंट इनकोडिंग्स के साथ। रिट्राइवल कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हुई होती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन तक, किसी भी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जिसमें जो भी इवेंट्स और टॉपिक्स हमारी डेली लाइफ कह सकते हैं या एवरीडे लाइफ पर मुश्तमिल होते हैं, उसके मुताबिक जो मेमोरी होती है। अब 3 टाइप्स होती है कोडिंग की: acoustic, visual and semantic can occur in a long term memory. Semantic encoding in the predominant type है कोडिंग की, और इसमें एरर that people make in tasks that involve in long term memory। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिवाइड किया जाता है इम्प्लिसिट मेमोरी में, एक्सप्लिसिट मेमोरी में, इम्प्लिसिट मेमोरी में। एक्सप्लिसिट जो मेमोरी है इसमें एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरीज आती हैं, और जबकि इम्प्लिसिट मेमोरी में प्राइमिंग, प्रोसीजरल मेमोरी एंड कंडीशनिंग आती है। एपिसोडिक मेमोरी में हमने देखा कि ये इन्वॉल्व होती है मेंटल टाइम, जो भी ट्रैवल होते हैं एक्सपीरियंस के, क्योंकि हमने देखा कि एपिसोडिक मेमोरी एक्सप्लिसिट मेमोरी में फॉल करती है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के इवेंट्स के साथ अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ रिकनेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी को डिस्क्राइब किया है सेल्फ नोइंग या रिमेम्बरिंग से। टल्विंग ने ये कहा था, टल्विंग का ये एक्सपीरियंस है कि सेमेंटिक मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व होती है किसी भी नॉलेज को एक्सेस करने में जो हमारी वर्ड के बारे में होता है। दैट डजंट हैव टाई टू रिमेम्बरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका कोई ताल्लुक हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन ज्यादातर नहीं होता। वो कंसेप्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है जो कि सेमेंटिक में मेमोरी में आती है। अब टाइप ऑफ रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल, जो कि हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने में शॉर्ट टर्म मेमोरी में और वर्किंग मेमोरी में, बट इट्स नॉट एन इफेक्टिव वे टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेंटेनेंस रिहर्सल जो है वो इंफॉर्मेशन को STM और वर्किंग मेमोरी में तो रख सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक ज्यादा इफेक्टिव वे नहीं है। उसके लिए इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है जो कि ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से। और ये तभी होगा जब हम चीजों के
या उन वाकयात के जो कि अपने माइंड में रखना चाह रहे हैं, उनके हम कनेक्शंस उनके साथ बना लेंगे। ठीक है, और उनके मीनिंग्स के साथ वाबस्ता होंगे, किसी भी आइटम्स के साथ उनके मीनिंग्स को समझेंगे, वो क्यों हुए, कैसे हुए, किस तरह से हुए, उनका कनेक्शन बिल्ड करेंगे, तब वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। फर्गस क्रेक एंड रॉबर्ट लॉकहार्ट ने प्रपोज किया था एक आइडिया जिसको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहा जाता है, एलओपी। ये एक डीपर प्रोसेसिंग मतलब मींस वो एक इनकोडिंग है, और रिट्राइवल है जो शैलो प्रोसेसिंग होता है, जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है जिसका आपको पता होता है। और इसमें शैलो प्रोसेसिंग मींस कि आप अटेंशन देते हैं किसी भी फिजिकल फीचर्स को, फॉर अ वर्ड, फॉर एग्जांपल कैपिटल कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ वावल्स यूज हुए हुए हैं, तो ये एक मेंटेनेंस रिहर्सल है। जबकि डीपर प्रोसेसिंग वो होगी जिसके अंदर आप क्लोजली अटेंशन देंगे और फोकस करेंगे वर्ड्स के मीनिंग्स पर और उन्हें रिलेट करेंगे, तो वो होगा एलैबोरेटिव रिहर्सल। इनमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर मैं आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट समझाती जाऊंगी तो नीचे आप लोग एक्सपेरिमेंट समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। कुछ जो मैं कोशिश करूंगी बता जाऊं जो ज्यादा मुश्किल होंगे। अब जो मेन कंक्लूजन होगा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी का, वो ये है कि मेमोरी रिट्राइवल है, लेकिन ये अफेक्ट होती है कि हाउ आप आइटम्स को किस तरह से इनकोड करते हैं। आगे जिस तरह ये रिमेम्बरिंग द लिस्ट, उन्होंने कहा है कि इन लिस्ट को आपने याद रखना है, काउंट करना है नंबर ऑफ द वावल्स हर वर्ड में कितने हैं, एंड देन गो टू द राइट टू द नेक्स्ट। और उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि साथ आपने बैकवर्ड काउंट करने हैं फ्रॉम 100 से, कि और आपने मतलब 100 और 96 97 और आपने 76 तक आना है, और उसके बाद आपने बताना है कि जो आपने वर्ड सुने थे वो क्या थे। जबकि सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि अब आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, रिवाइज करना है, और साथ आपने ये देखना है, आपने ये इमेजिन करना है कि आप एक आइस लाइन पे खड़े हैं और आपको किन किन चीजों को किस तरह से जरूरत है, और उसके बाद आपने काउंट बैक करना है। तो देखा इसका नतीजा ये देखा गया कि पहले में जो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इनको मतलब इनका मीनिंग समझना है या आपने ये इमेजिन करना है कि आप किस चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो उन्होंने याद रखनी थी चीजें वो कम याद हुई, उन्हें वर्ड्स कम याद हुए। जब उन्होंने इसके साथ कुछ मीनिंग बनाने की कोशिश की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की, तो उनके जो मीनिंग्स थे, जो वर्ड्स थे सॉरी, वो ज्यादा देर तक उनके माइंड में रहे। लोकेटिंग मेमोरी इन द ब्रेन, हमने इंट्रोड्यूस किया था एक आइडिया जिसमें लर्निंग एंड मेमोरी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में, और ये वहां पर हमारे ब्रेन में रिप्रेजेंट हो रही होती है जहां पर साइनेप्स में डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं। एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी नर्व इम्पल्सिस को काज कर सकता है, जो कि फिर ट्रेवल करता है एक्सोन ऑफ न्यूरॉन ए में, जैसा कि दिखाया भी जा रहा है इस पिक्चर के अंदर साथ। और जब ये इम्पल्सिस साइनेप्स तक पहुंचते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज करते हैं होते हैं इनटू न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन बी में, और ये एक्टिविटी इतनी स्ट्रेंथन होती है कि ये साइनेप्स जो है ये काज करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंट किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस में, और ग्रेटर ट्रांसमीटर रिलीज होता है, और जिससे वजह से न्यूरॉन की फायरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारा इस पिक्चर में दिखाया भी गया, साथ लेबल भी किया गया। साइड व्यू ऑफ द ब्रेन ए में दिखाया गया, और जबकि बी में ब्रेन के अंडर साइड दिखाई गई है। और ये शो किया गया कि जो अमिगडेला है और जो मेडियल टेम्पोरल लोब में स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसमें पेरिहिनल कॉर्टेक्स है, पैरा हिप्पोकल कैंपल कॉर्टेक्स है, एक्स्ट्रोहाइनल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस है। और जबकि मेडियल टेम्पोरल लोब में विच कंटेन स्ट्रक्चर जो कि दिखाया जा रहा है फिगर के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट क्लियरली जो एस्टेब्लिश फैक्ट्स होते हैं मेमोरी के बारे में, ब्रेन के बारे में, वो हिप्पोकैम्पस में होते हैं। वन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द एमटीएल इज क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग न्यू एलटीएमएस, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। अब डिजाइन ऑफ डिवाइसेस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि स्कैनर के अंदर पार्टिसिपेंट को कोई भी ऐसी इमेज दिखाई जाती थी, उन्होंने कहा जाता था कि इसके बारे में आप कोई भी वर्ड चूज कर लें, कोई डर्टी वर्ड आपने चूज करना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिट्राइवल 20 आवर्स लेटर के बाद पार्टिसिपेंट ये जो रिकॉग्नाइज करता था उस वर्ड को, वो उसकी भी उसको जो फीलिंग्स होती थी, मतलब के जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें ये याद रखा गया, 54% उनमें से जो थे जिन्होंने यस कहा टू द ओल्ड वर्ड में, जबकि जो रिमेनिंग 46% थे वो इसको भूल गए थे। अब जो रिस्पॉन्स होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स में ड्यूरिंग इनकोडिंग, किसी भी आइटम्स को इनकोड करते हुए जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर रिट्राइवल टेस्ट में भूल भी सकते हैं। जबकि बी में ये बताया जा रहा है कि लेबल किया गया है कि रिस्पॉन्स क्या है, हिप्पोकैम्पस का रिस्पॉन्स होगा जब हम उसको कितना रिकॉग्नाइज करेंगे और किस हद तक हम उसको फॉरगेट कर देंगे। ये रिजल्ट ऑफ द मेमोरी टेस्ट है। हिप्पोकैम्पस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेमोरी का, अदर देन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन से ज्यादा, सच एज रिमेम्बरिंग करना कॉन्टेक्स्ट को। और फिर ये क्रूशियल रोल होता है जिसके अंदर हम नई मेमोरीज बना रहे होते हैं। पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया जो रिस्पॉन्ड करता है प्लेसेस को, जैसा कि बिल्डिंग्स की क्या पिक्चर थी, रूम किस तरह से था, तो मैंने जो एरियाज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेंटेन रखने में। और इसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं और दीज एरियाज कम्युनिकेट करते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द एमटीएल, और जो अदर एरियाज होते हैं इन पेरिटल और फ्रंटल लोब्स में एज वेल एज द अमिग्डाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इमोशनल मेमोरीज के लिए। इसकी कंसोलिडेशन होती है कि एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफर करता है देन टू मोर परमानेंट स्टेट में, एज सो दे आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन। Synaptic consolidation occurs at synapse, happens rapidly over a period of minutes involving structural changes. इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसे अपनी पुरानी यादें तो मतलब चीजें तो याद होती हैं, एक्सपीरियंसेस या लाइफ की एपिसोड्स याद होती हैं, लेकिन करंटली जो चीजें हुई होती हैं कि किस तरह से हुआ था वो सब उसे भूल चुका होता है। ठीक है, तो मतलब एक कंसोलिडेशन आ जाती है उसमें कि क्या हुआ था अभी उसके साथ। मॉड्यूल सिमेंटिक मेमोरी इन्वॉल्व होती है आंसरिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में। इसमें सेपरेशन ऑफ एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरीज की बात की गई है उन्होंने कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम पेशेंट्स लिए गए थे जिनके ब्रेन जो थे वो डैमेज हो गए थे। केसी ने एट द एज ऑफ 30 रोड में अपनी मोटरसाइकिल बाइक से मतलब वो एग्जिट हुए, और उनका वो मोटरसाइकिल बाइक से गिरे और उन सफर मतलब उनका जो डैमेज हो गया हिप्पोकैम्पस और उनके जो सराउंड का स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से वो ज्यादा अपने पास्ट के जो इवेंट्स थे उनको याद नहीं रख पाए। ही डजंट नो दैट सर्टेन थिंग्स हैपेंड व्हिच कुड करस्पॉन्ड टू सिमेंटिक मेमोरी। मतलब कभी ये भी हो सकता है कि आपकी सिर्फ सिमेंटिक मेमोरी लॉस हुई हो, कभी आपकी ये हो सकता है कि आपकी एपिसोडिक मेमोरी लॉस हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर केसी के साथ ये हुआ कि उनकी जो एपिसोडिक मेमोरी थी वो लॉस हुई, बट उन्हें सिमेंटिक मेमोरी के बारे में चीजें पता थी जो सिमेंटिक मेमोरी में फॉल करती थी। लेकिन एक इटालियन वुमेन थी जो कि नॉर्मल हेल्थ में थी, उन्हें अटैक हुआ इंसेफ्लाइट सॉरी इंसेफ्ला इंसेफ्लिटिस का, और एट द एज ऑफ 44 में उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो अपनी फैमिली के पीपल्स जो उनके फेमिलियर थे उनको पहचाने, और बाजार जाती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था कि वॉशिंग पाउडर कौन सा है, क्या नाम है इसका, तो वो मतलब शॉपिंग की लिस्ट की चीजों के नाम भूल जाती थी। तो ये वो चीजें हैं जो कि सिमेंटिक मेमोरी में आती हैं, क्योंकि उन्हें सिमेंटिक मेमोरी उनकी लॉस हुई थी, एपिसोडिक मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। मतलब उन्हें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ में गुजरी हुई चीजें तो याद थी, लेकिन नॉलेज बेस्ड चीजें भूल जाती थी कि चीजों के क्या नाम है, क्या चीजें हैं। जैसे हमने देखा था कि जो भी वर्ड्स के रिलेटेड नॉलेज होता है वो सिमेंटिक मेमोरी में फॉल करता है। ब्रेन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ब्रेन लुवाइन एंड को वर्कर्स के पार्टिसिपेंट ने, जिन्होंने एक डायरी बनाई थी जिसके ऊपर उन्होंने अपने ऑडियो टेप डिस्क्राइब किए थे अपनी जिंदगी के पर्सनल इवेंट्स और फैक्ट्स ड्रा किए थे जो कि उनके सिमेंटिक नॉलेज में आ रहे थे, और बाद में उन्होंने इसको ऑडियो टेप के डिस्क्रिप्शन के जरिए सुना वाइल इन एमआरआई स्कैनर में, और रिकॉर्डिंग की हर दिन की जिसके इवेंट इलिसिट डिटेल एपिसोडिक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज थी। पीपल रिमेंबर्ड देयर एक्सपीरियंस, उन्हें अपने जो कि जिनकी एपिसोडिक मेमोरी ठीक थी उन्हें अपनी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस थे वो याद थे, while the other recording simply reminded people of semantic facts. अब येलो एरिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रेन रीजन्स को, उन रीजन्स को जो कि एसोसिएट होते हैं एपिसोडिक मेमोरी के साथ, जबकि ब्लू एरिया जो है वो उन रीजन्स के साथ को एसोसिएट करता है जो कि सिमेंटिक मेमोरी के साथ एसोसिएट होते हैं। अब उन्होंने रिसर्चर्स ने इंडिकेट किया है कि ओवरलैप भी होता रहता है इनकी एक्टिवेशंस पे के दरमियान एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरीज में, और ये एक मेजर डिफरेंस है। अदर रिसर्च हैज आल्सो फाउंड डिफरेंसेस बिटवीन द एरियाज जो एक्टिवेट होते हैं बाय एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी में। एपिसोडिक मेमोरी लॉस भी हो सकती है, लिविंग ओनली सिमेंटिक मेमोरी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा हो सकता है कि एपिसोडिक मेमोरी का लॉस हो जाए, सिर्फ आपकी सिमेंटिक मेमोरी रह जाए, या सिमेंटिक मेमोरी का लॉस हो जाए जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल चीजें तो आपको याद हो, आपके लिए याद भी हो, लेकिन नॉलेज बेस्ड चीजें जो है वो आप भूल जाए। इम्प्लिसिट मेमोरी लैब एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस, इम्प्लिसिट मेमोरी किस तरह से मतलब लैब में होती है और डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस होती है जैसे हमने देखा, और इम्प्लिसिट मेमोरी अकर होती है जब कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे टास्क की परफॉर्मेंसेस पर, और इवन तो वी डोंट कॉन्शियसली रिमेंबर, हमें प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कॉन्शियसली रिमेंबर तो नहीं होते, वी मे नॉट इवन बी अवेयर ऑफ एग्जैक्टली हाउ आर अकम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर टास्क, हमें ये भी नहीं याद होता कि एक्चुअली चीजें हुई कैसे थी। प्राइमिंग अकर जब कोई भी प्रेजेंटेशन ऑफ वन स्टिमुलस की चेंज करती है रिस्पॉन्स को, और इसमें पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। पॉजिटिवली क्या होगा, इसमें पॉजिटिव प्राइमिंग काज बनेगा जिसके अंदर आपकी स्पीड या आपके रिस्पॉन्स की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी टेस्ट स्टिमुलस में, जबकि नेगेटिवली में क्या होगा कि आपके टेस्ट स्टिमुलस में रिस्पॉन्स की जो एक्यूरेसी और स्पीड है उसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कंसेप्चुअल प्राइमिंग है वो तब होती है जब कोई भी आपकी इन्हांसमेंट है वो कास्ट होती है प्राइमिंग स्टिमुलस से, जो कि बेस करते हैं मीनिंग ऑफ स्टिमुलस से। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ द वन वर्ड फर्नीचर माइट काज यू रिस्पॉन्ड फास्टर टू लेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड चेयर,
मतलब अगर आपसे चेयर पूछा जाए तो शायद आप ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करें, बजाय ये कि फर्नीचर कहा जाए जिससे आपको सोचना पड़े कि किस फर्नीचर के किस आइटम की बात हो रही है। इम्प्लिसिट मेमोरी इन एवरीडे एक्सपीरियंसेस में इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपोजर, कि अगर आप कहीं भी किसी भी आइटम की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, आप उसके ऊपर फोकस नहीं भी करते, लेकिन कभी वक्त आने पर आपके सामने वो चीज आती है, उसको रेटिंग करनी है, तो आप उसी को ज्यादा रेटिंग करते हैं जिसके बारे में आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होती है या सुनी होती है, उसी को आप अटेंशन देते हैं। द प्रोपोगंडा इफेक्ट, कोई भी पार्टिसिपेंट्स है जिन्हें जो स्टेटमेंट्स में उन्हें उन्हें सुनी है या उनके सामने से गुजरी है या उन्होंने पढ़ी है, तो कभी उनको उस स्टेटमेंट के बारे में बात करनी पड़ती है, तो जो उन्होंने सुनी होती है या जैसा उन्होंने देखा होता है वो उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं। आई विटनेस टू क्राइम, इम्प्लिसिट मेमोरी लीड करती है मेमोरी एरर्स में। आई विटनेस टू क्राइम हैव आइडेंटिफाई करते हैं पीपल को एज हैविंग बीन एट द क्राइम सीन, नॉट बिकॉज दे वर एक्चुअली देयर, वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर मौजूद हो, बट बिकॉज द आई विटनेस हैड सीन देम समवेयर एल्स, आई विटनेस उन्होंने कहीं और देखा होता है एट अनदर टाइम, किसी भी दूसरे टाइम पर, सो दे सीम्ड फेमिलियर, उससे वो उसको फिर मैच कर लेता है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारा लेक्चर 35। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी लास्ट पे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिर्फ लेक्चर देख के ना चले जाया करें, कुछ रिवार्ड में दे के जाया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।